हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज एक बार फिर से एब्सर्डिज्म से रिलेटेड कुछ जानते हैं। और क्या जानेंगे, साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स, यानी कि उन मेजर ऑथर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने एब्सर्डिज्म मूवमेंट को लीड किया, या कह लो कि इससे रिलेटेड जो है वर्क्स लिखे इन्होंने। अब क्या क्या हो सकते हैं, वो प्लेज लिखे इन्होंने, ड्रामाज लिखे, तो कौन कौन से प्लेज ड्रामाज लिखे गए थे इन दौरान, और वो कौन से ऑथर थे, हम इसके बारे में जानेंगे बकायदा। मैं आपको बहुत अच्छे से इनके जीवन के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं कि ये वीडियो अगर आप बहुत दिनों बाद देख रहे हो तो मल्टीपल पार्ट्स में जो है वीडियोस डाली जा रही हैं। सबसे पहले मैंने आपको एब्सर्डिज्म का मतलब बताया था, ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताया है मैंने। साथ ही साथ मेजर थीम्स क्या थे, देन आई विल टॉक अबाउट द स्टाइल्स एंड अदर फॉर्मेट्स इन द absurdism मूवमेंट जो कि फॉलो किए जा रहे थे उस टाइम, उस दौरान। तो इन चीजों के बारे में बात करेंगे एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट भी करेंगे उस टाइम की चीजों को, उस दौरान जो भी हो रहा था 1950-60s के आसपास, और अब 2022-23 कह लो आप, जो अभी चल रहा है यहाँ पे, इस दौरान क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं, क्या नहीं, वो भी हम कंपेयर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ठीक है, आने वाले कई पार्ट्स में जो है आपको वीडियोस मिलेंगे एज आई सेड। तो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, सेकंड जो है अभी हम कर रहे हैं। वर्क भी मैं डालूंगा, रिप्रेजेंटेटिव वर्क्स, थीम्स में डाल चुका हूँ, स्टाइल में डाल चुका हूँ, मूवमेंट वेरिएशन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये सारा मैं कर चुका हूँ कंप्लीट आप लोगों के लिए, तो आप जाके देख सकते हैं। चलिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑथर्स में सबसे पहला नाम जो आता है यहाँ पे, पहला नाम ऐसा नहीं है कि यही पहले थे, बट हाँ मतलब आप देख सकते हो कि आर्थर एडम ओ। अब ये देखो, एक चीज मैं बता दूं आपको, जो ये मूवमेंट है ना 1950-60s में चला था और काफी जल्दी खत्म हो गया। रीजन ये था कि जब वॉर चल रही थी दुनिया में, 50-60s का वो टाइम है जब पीक पे ये इस टाइप के लिटरेचर जो है लिखे जा रहे थे। अब दुनिया जो है 1945 में वॉर देख के आई है, 1939 के आसपास जो है ग्रेट डिप्रेशन देखा था, और 1914 में, और थोड़ा पीछे चले जाओगे जब मैं बात बता रहा हूँ 1914 की, क्योंकि 45 में तो वॉर देखा ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उससे पहले ग्रेट डिप्रेशन देखा, और उससे 1914 में, उससे पहले भी एक वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी देख चुके हैं। तो दुनिया में लोग भरे हुए थे पेसिमिज्म से, पेसिमिस्टिक हो चुके थे बहुत सारे लोग, जीने की कोई उम्मीद थी नहीं, उनको लगता था पता नहीं कब एक बम गिरे उनके ऊपर कहीं से आता हुआ, जैसे हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर हुआ था, और हम खत्म हो जाएं। तो ये चीजें चल रही थी। तो उसी टाइम पे जो है लिटरेचर भी इसी टाइप से लिखा जा रहा था, काफी सेंसलेस लिटरेचर थी। जैसे इन्होंने जो भी ऑथर्स थे, उन्होंने देखा लाइफ भी बड़ी सेंसलेस है। आज जिंदा है, आज बेड पे लेटे हैं, और कल को मर जाए, पता चले कहीं धमाका हुआ और हम उसके साथ ही मर जाए। तो बड़ी सेंसलेस सी है लाइफ। लैंग्वेज को भी ये फॉल्ट बताते थे। अगर आपने थीम वाली मेरी वीडियो देखी होगी तो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया था आपको, थीम उसमें के टॉपिक में, कि लैंग्वेज बड़ा फेल हो रहा था बात पहुंचाने के लिए, बात नहीं पहुंचा पा रही थी, शांति का जो है समावेश नहीं हो पा रहा था, कह लो। ठीक है, शांति हम कायम नहीं कर पा रहे थे वर्ल्ड में। तो आप देख सकते हो, तो इसी चीज को ऑथर्स ने काफी अच्छे तरीके से अपने बुक्स वगैरह में जो है टॉन्ट वे में भी कह लो कि लिखा है। ठीक है, या फिर कह लो कि बस दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं उनके हिसाब से, कि हम हकीकत दिखा रहे हैं कि बड़ी लाइफ जो है बेतुकी सी है जिंदगी। ठीक है, इसीलिए एब्सर्डिज्म। चलो, तो आर्थर एडमोव जो है ये पैदा हुए थे आपके 23 अगस्त 1908 को। कहाँ हुए थे? किस्लोवोड्स्क, रसिया, टू सोरेन एंड हेलेन को, ये मतलब इनके पेरेंट्स के नेम है, आप देख सकते हो। काफी रिच फैमिली में पैदा हुए थे ये। तो इसके बाद जो है इनकी फैमिली जो है पेरिस वगैरह मूव कर गई थी, और इनकी इनिशियल एजुकेशन आप देख सकते हो कि स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी वगैरह में काफी अच्छी जगह से हुई थी। ठीक है, और एडमव जो है काफी फेमस प्ले राइट हैं, और इनके अगर स्टार्टिंग करियर की आप बातें मतलब स्टार्टिंग करियर का देखोगे आप, इनका राइटिंग वर्क, तो आपको जनरली सुपर रियलिज्म यानी कि सरलिज्म एंड एब्सर्डिज्म, इन पे इन्होंने जो है काफी वर्क किया है। ठीक है, सरलिज्म एंड एब्सर्डिज्म। सरलिज्म देखो दोस्तों क्या था, ये भी एक मूवमेंट है, इसके ऊपर मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है, बट हाँ मैं बनाऊंगा। सुपर रियलिज्म यानी कि ड्रीम के बीच में और रियलिटी के बीच में जो चीज आती है, दैट इज कॉल्ड सुपर रियलिज्म। ठीक है, और इसी से इन्होंने सररियलिज्म नाम से एक जो है और मूवमेंट खड़ा किया था, जिसपे ये काफी जो है लिखते थे। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही मैं कह रहा हूँ कि आर्थर एडमो भी लिखते थे, और भी बहुत सारे ऑथर्स थे जिन्होंने लिखा है, तो मैं उनके नाम बताऊंगा आपको। बट अभी हम सररियलिज्म के ऊपर बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एब्सर्डिज्म, राइट? तो आई विल टॉक अबाउट इट। हिज प्लेस रिटन इन फ्रेंच। अब ये प्लेस जो लिखते थे वो फ्रेंच में लिखते थे। ठीक है, ये फ्रेंच में लिखते थे अपने प्लेस। और एक मिनट, कर्सर कहाँ गया, ये रहा। चलो, तो इनका जो मेन फोकस रहा करता था, प्लेस वगैरह जो लिखते थे, ठीक है, तो फोकस होता था लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ ऑल ह्यूमंस। हम अकेले हैं,
अकेले पढ़ते जा रहे हैं, एक दरकिनार करते जा रहे हैं, ठीक है? ये चीजें इनकी थीम्स हुआ करती थी जनरली इनके राइटिंग वर्क्स में। आप देख भी सकते हो, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट, ठीक है? चलिए, ऑन द लिमिटेड एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक मीनिंगफुल कनेक्शंस विद अदर्स, हम बना ही नहीं पा रहे, हम लड़ाइयां कर रहे हैं, ठीक है? एंड ऑन द इनएविटेबल एंड मीनिंगलेस नेचर ऑफ डेथ, और डेथ तो इनएविटेबल है ही, तो ये इनके प्लेस में बार बार देखी जा सकती है। इनकी एक और खासियत थी, इन्होंने ये चीज तो कनेक्ट की है अपने नॉवेल्स में। इन्होंने जो प्लेज लिखे हैं काफी, मतलब देखो, एक तो ये फ्रेंच में लिखते थे, ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट था, तो इनके प्लेस को ट्रांसलेट भी किया जाना था, तो एक इन्होंने प्ले लिखी थी, आप देख सकते हो। एंड ऑन द इनएविटेबल एंड मीनिंगलेस नेचर ऑफ डेथ, हिज मोस्ट फेमस प्ले फ्रॉम दिस पीरियड ऑफ हिज लाइफ इज ले पिंग पोंग, जिसे लिखा तो 55 में गया था, 1955 में, एंड ट्रांसलेट हुआ था ये 1959 के आसपास। आफ्टर द मिड 1950s, Adamov rejected absurdism and began writing plays that were more realistic, more optimistic, and more concerned with individuals in social and political context. अब देखो, ये था कि दुनिया ने तो एक देख लिया, वॉर देख लिया, इससे पीछे भी एक वॉर देख लिया था, 2 वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी हो चुके हैं, बात चल रही है शांति की, अब लड़ाई वड़ाइयां नहीं चाहता कोई। जापान भी उधर शांत हो चुका था जब 2 बम जो है इसके ऊपर फोड़ दिए गए, तो लगभग शांत वातावरण सा बनता रहा, मतलब बनता दिखाई दे रहा था। बट इतना भी नहीं शांत था ये, आपको पता होना चाहिए कि अभी भी डर बना हुआ था कि सोवियत यूनियन का कब हमला कर दे, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, इनकी जो लड़ाइयां चल रही थी, आप ये भी देखोगे कोल्ड वॉर वगैरह का टाइम, बट वो काफी बाद में है। बट हाँ, मतलब बाद में क्या चल ही रही है देखोगे तो 1989 में तो वैसे टूट गया था वो, तो ये चीजें चल रही हैं। अब इनका ये है कि इन्होंने एब्सर्डिज्म की थीम पे लिखना छोड़ दिया, मतलब एब्सर्डिज्म पे लिखना ही छोड़ दिया, ये जो का जॉनर था, ये चले गए किसी और चीज में। कारण क्या था कि दुनिया में अब स्टेबिलिटी आ रही थी, अब पेसिमिस्टिक आदमी कब तक रहेगा, होप रखता है, तो अब इन्होंने जो है अपना राइटिंग वर्क शिफ्ट किया, एंड नाउ ये मोर रियलिस्टिक बने, मोर ऑप्टिमिस्टिक बने, और पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट वगैरह से भी रिलेटेड कुछ इन्होंने वर्क्स प्रेजेंट किए दुनिया के सामने, ठीक है? और काफी पुअर हेल्थ होने के कारण जो है लास्ट में इनकी डेथ हो जाती है, ये मैंने बाय मिस्टेक हाईलाइट कर दिया। चलो, नेक्स्ट है एडवर्ड ऑलबी, इनकी एक नोवेल है काफी फेमस, आप देखोगे, द जू स्टोरी, काफी फेमस है, एब्सर्डिज्म वर्क को काफी शो करती है ये भी, तो हम इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एडवर्ड ऑलबी जो है वो 12 मार्च 1928 में वर्जीनिया में पैदा हुए थे, अननोन पेरेंट्स से, पता नहीं अब हुआ क्या कि इनको जन्म के बाद ही छोड़ दिया गया, फिर किसी और ने पाला पोसा इनको, तो जिन्होंने अडॉप्ट किया था इनको, दैट वाज रीड ऑलिवी, ठीक है? और अच्छे घराने में इनका जो है पालन पोषण हुआ। ट्रिनिटी कॉलेज वगैरह अटेंड करा इन्होंने कनेक्टिकट इन 1946-47 में, जब इंडिया यहाँ पे आज़ाद हो रहा था, आप देख सकते हो, ठीक है? ये लोग आराम से, मतलब आराम से तो नहीं कहेंगे, इनके लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल थी, आप देख सकते हो, ठीक है? बट स्टिल एट अ पॉइंट यू कैन सी कि कंपेयर अगर करो तो इंडिया में उस टाइम पे लोग आज़ादी के लिए मार मर रहे थे यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ ये लोग एटलीस्ट कॉलेज वगैरह अटेंड कर पा रहे, तो ये काफ़ी ड्रास्टिक चीज़ जो है देख सकते हो इंडिया में, और वहाँ के इसमें लोग वहाँ पे कॉलेजेस डिग्रीज वगैरह कर रहे हैं, और यहाँ पे इंडियंस जो है वो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बट डिडंट गेट अ डिग्री। चलो, तो इनको जो है आज़ादी, अच्छा आज़ादी कह रहा हूँ, सॉरी, तो इनको डिग्री वगैरह तो मिली नहीं, ठीक है? ऑलबी की अगर हम बात करें तो बिकॉज ढंग से अटेंड नहीं किया इन्होंने, इनिशियल ईयर्स में पोइट्री वगैरह लिखी, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। उसके बाद एक 1958 में जो है एक ही एक्ट वाला, सिंगल एक्ट समझते हो ना, एक ही एक्ट था उसमें, उन्होंने जू स्टोरी नाम से जो है एक प्ले पब्लिश किया, ठीक है? और ये प्रीमियर भी कहा किया गया बर्लिन में, और जल्द ही न्यूयॉर्क में छा गया ये, ठीक है? 1959 में ऑल्बी रोट द सैंडबॉक्स, एंड इन 1961 द अमेरिकन ड्रीम। तो ये कुछ और जो है नाम आप याद कर लो, जो और वर्क्स इनके द्वारा लिखे गए थे, मैं आपको मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो 1950 कहाँ चला गया, हाँ ये रहा, 1958 में जो है जू स्टोरी आई, 59 में सैंडबॉक्स, और 1961 में द अमेरिकन ड्रीम, both of which opened in New York during 1960-61. Olby has written many more plays. There are the ones critiques generally associated with the theater of the absurd. All three are spare single act dramas featuring few characters and are concerned with the isolation of the individual and the artificial nature of American values. तो देखो, ऑथर ना जो लिखते हैं वो
लिखते हैं आसपास की चीजों को ही देख के, ठीक है। तो इन्होंने भी लिखा था, और इनके कामों में भी आप आइसोलेशन देख सकते हो। तो जितने भी वर्क्स है ना दोस्तों एब्सर्डिज्म के ऊपर, लाइफ बेतुकी है, इनका ये इसलिए कहना था बिकॉज एक इंसान अगर किसी को कोई मतलब ना हो तो वो एक ही जगह पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा एंड आइसोलेट फील कर लेगा वो, ठीक है। लाइफ बड़ी डिप्रेसिंग हो जाएगी उसके लिए एंड ही विल वेट फॉर द डेथ। तो ये इनका मानना था। तो इनके नॉवेल्स में, इनके जो वर्क्स हैं, काफी बार आपको बार बार यही चीज देखने को मिलेगी, पेसिमिज्म, राइट। आइसोलेशन देखने को मिलेगा, आदमी अकेला है, और होता भी है। आज के टाइम पे अगर हकीकत देखोगे तो आदमी बड़ा अकेला फील करता है, ठीक है। अगर अकेला नहीं फील करता तो वी आर स्पेंडिंग मच टाइम इन यूजिंग सोशल मीडियाज, ठीक है, एक कमरे में बंद होके, ठीक है। चलो, तो ये दोनों हमने किसके बारे में जाना है, एडवर्ड ओलेवी, जिन्होंने दो तीन प्लेस काफी फेमस फेमस लिखी थी। कौन सी, द जू स्टोरी, और एक द सैंडबॉक्स, और एक आपका अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। तो 58, 59 और 61, ये तीन डेट याद कर लेना और तीनों ये नाम याद कर लेना, द जू स्टोरी, द सैंडबॉक्स एंड द अमेरिकन ड्रीम, ठीक है। चलो, और इससे पहले एक और हमने किया था, एडवर्ड एडमोव, कहाँ चला गया, सॉरी, आर्थर एडमोव का, तो ले पिंग पोंग 1955, जो कि 59 में ट्रांसलेट हुई थी। ये दोनों तीन चार नाम याद कर लेना आप। ये कुछ खास नेम है नहीं, बट इनके बारे में थोड़ा सा जान लो। फर्नांडो अरेबेल जो है, इन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी करी है, और देख सकते हो इन्होंने जो एजुकेशन पूरी करी थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रिड, इनकी स्पेन से रिलेटेड थी ये। और 1958 में एक प्रोफेसर से ही मैरिज किया था, और इनके कुछ पॉलिटिकल व्यूज वगैरह के कारण इनको जेल में डाल दिया गया था। तो एक पेन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, पेन यानी कि आपका ये हो गया पोम पोएट्स, एसेइस्ट्स एंड नोवेलिस्ट्स, इस नाम से जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि राइटर्स के लिए लड़ाई लड़ती है, ठीक है। तो जेल वगैरह में जब डाला गया इनको तो हेल्प हुई छुड़ाने में। तो ये भी जो है काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे सरिलिज्म एंड एब्सर्डिज्म से, तो इन्होंने भी काफी कुछ लिखा। और इनका जो एक फेमस ड्रामा था, ज्यादा इनके बारे में नहीं जानेंगे, बट हाँ, इनका जो एक फेमस ड्रामा था दैट वाज द थिएटर ऑफ पैनिक, जो कि किनके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों बताओ। अभी नाम बताया था मैंने आपको, फर्नैंडो एरेबल, ठीक है, इनके द्वारा ही लिखा गया था। तो ये बस याद कर लेना। तो इनके वर्क में आपको इंसैनिटी, ब्रुचुअल वायलेंस एंड सैडिस्टिक सेक्सुअलिटी ये सब देखने को मिलेगा। और इंसैनिटी तो था ही, एब्सर्डिटी का एक कमाल का फीचर। और वायलेंस भी आप कहोगे, अब कहोगे वायलेंस वायलेंस क्यों दिख रहा है, तो वायलेंस भी था, आप यकीन मानिए वायलेंस भी था। आप एब्सर्डिज्म के टाइम पे भी देखोगे तो 50 60s के आसपास लिखा गया है, तो सारी लड़ाइयाँ जो हो रही थी, वर्ल्ड वॉर वगैरह ये सब, तो ये बिना वायलेंस के कहाँ से हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, नेक्स्ट काफी फेमस नेम है, इनके नाम को आपको याद करना पड़ेगा, सैमुअल बेकेट। और हो सकता है इनके नाम से आपने एक दो नोवेल पढ़ी भी हो। चलिए, सैमुअल बेकेट क्या कहते हैं। सैमुअल बेकेट जो है 1906 टू 1989 जिंदा रहे ये। नोबेल प्राइज विनर है सैमुअल बेकेट। और फॉक्स रॉक डबलिन आइलैंड में जो है इनका जन्म हुआ था, विलियम फ्रैंक बेकेट को। और प्रोटेस्टेंट स्कूल वगैरह ज्वाइन किया था इन्होंने। बैचलर्स की डिग्री इन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से ही ली थी, और 1931 में एमए कंप्लीट किया था इन्होंने, ठीक है। यूरोप वगैरह घूमना स्टार्ट कर दिया था छोटी सी उम्र में ही, आप देख सकते हो, ज्यादा छोटी तो नहीं, बट हाँ फिर भी कह सकते हैं कि कम एज में एज कम्पेयर टू इंडियंस वगैरह से। तो घूमना वगैरह स्टार्ट किया था। फ्रेंच में ही लिखना स्टार्ट किया था, पोएट्रीज वगैरह बहुत सारी चीजें लिखते थे, नॉवेल्स भी लिखते थे, एसेज भी लिखते थे। लेकिन शायद उन्होंने जो नाम कमाया, आप कह सकते हो कि उन्होंने कुछ बहुत फेमस फेमस चीजें, मास्टरपीस दी दुनिया को, एंड दैट वाज वेटिंग फॉर गॉडोट। कुछ लोगों के लिए, मुझे खासकर जब मैं अपने ग्रेजुएशन में था, तो आई डिडंट लाइक दैट नोवेल मच, मतलब वेटिंग फॉर गॉडोट, आई थॉट कि क्या लिख दिया इन्होंने। बट एक्चुअली अब जब फिर से एक बार सोचता हूँ इस बारे में, तो नाउ आई फील कि हकीकत क्या है दुनिया का, वो वहां से नोवेल से भी पता आपको लग सकता है, राइट। एक इंतजार में ही बस बीत जाती है पूरी नोवेल, कि बस एक वेट कर रहा है एक दूसरे आदमी के लिए। कंसिडर्ड बाय मैनी क्रिटिक्स द डिफाइनिंग वर्क ऑफ एब्सर्डिज्म। तो कहते हैं कि भैया एब्सर्डिज्म का एक डिफाइनिंग वर्क चाहिए ना, एग्जाम्पल चाहिए एब्सर्डिज्म का आपको, तो ये वाला पढ़ो, वेटिंग फॉर गॉडोट। गॉडोट कि कैसे एक आदमी एक के इंतजार में बस बैठा हुआ है, वेट ही कर रहा है, ठीक है। नोवेल को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, बस वेट कर रहा है। कितनी बेतुकी बात है कि एक इंसान दूसरे के लिए जस्ट वेट कर रहा है, बस वेट। सोच के देखो। तो ये दो एक्ट की प्ले है, जो कि who engage in apparently pointless conversation while waiting by the side of the road for Godot। तो Godot के लिए वेट करना चाहते हैं। कौन है गॉडोट, ये आपको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा।
बट दे वेट, कुछ होता नहीं है। हु फेल्स टू अपीयर ऑन 2 सक्सेसिव इवनिंग्स, 2 इवनिंग तक दिखता नहीं है इनको कोडोट, ये वेट करते रहते हैं। तो इट इज अ प्ले इन विच वर्चुअली नथिंग हैपेंस, तो कुछ होता नहीं है इस प्ले में। लोगों को लगेगा क्या नॉनसेंस प्लेज लिखे गए हैं ये लोग, पागल लोग, बट एक्चुअली है ही नॉनसेंस, लाइफ ही नॉनसेंस है इनके अकॉर्डिंग। पैसिमिज्म दुनिया में भरा हुआ है, ठीक है, कहीं होप नहीं है। आज है जिंदा कल मर जाएंगे, क्योंकि एक टाइम पे वैसा ही था उस टाइम पे। आज हम कह रहे हैं ना कि चलो जिंदा है सर, कल भी उठेंगे तो जिंदा रहेंगे, होप है हमें। तो आज तो होप इसलिए है ना बिकॉज शांति माहौल है। कल को मान लो वॉर स्टार्ट हो जाए किसी कंट्री के साथ, आपको क्या लगता है कल को घर से उठा के लेके चले जाएंगे, आपको कहेंगे चलो लड़ो। एंड देन आपको कोई पता नहीं है, कुछ सियोरिटी नहीं है, जिंदा बचोगे वॉर से आने के बाद कि मर जाओगे, एक हाथ रहेगा नहीं रहेगा, एक आंख रहेगी नहीं रहेगी। तो कंप्लीटली क्योस मचेगा, ठीक है। तो अब आ जाओ इनके कुछ फेमस गेम्स के बारे में बात करें तो बैकेट का 1957 का जो है प्ले, एक प्ले लिखा था इन्होंने, और मैं ये हाईलाइट भी कर देता हूँ आपके सामने ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। बैकेट्स 1957 एंड गेम considered by some critics an even bleaker view of human existence than Waiting for Godot। Waiting for Godot तो है इनका, जो कि 1954 में लिखा गया था। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट वर्क है 1958 54 वाला, और 58 में तो ऊपर वाला एग्जांपल था आपका, 58 जो माइंड में याद आ गया मेरे को भी। 58 आपका ये था, कौन सा था ये, कौन सा बताना चाह रहा हूँ मैं, नहीं ये कौन सा भूल गया। 58 में द जू स्टोरी, यही मैं कह रहा हूँ कि एक था ऊपर 58 में, ठीक है। 54 में वेटिंग फॉर गॉडॉट लिखा गया और 57 में एंड गेम। और ये दोनों ही जो है काफी मास्टरपीस माने जाते हैं, जो कि लिखे गए हैं बैकेट द्वारा, सैमुअल बैकेट के द्वारा। एनॉच ब्रेटर इन 1975 essay for the educational theater journal argues that Beckett's plays not simply the writing but also the staging brought a physical element to the absurdist movement। तो प्ले का तो इम्पोर्टेंट रोल रहता ही है, दैट्स व्हाई वी हैव सेड कि मतलब जो ये एब्सर्डिज्म का मूवमेंट चल रहा था प्ले में, जो प्रेजेंट किया जाना था थिएटर वगैरह में, तो ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं, ज़्यादा तामझाम नहीं। आप देखोगे प्लेस के थिएटर को पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। बिकॉज ये जितना कम में और जितनी चीज़ें दिखाना चाहते थे दिखाना चाहते थे, बस कम कैरेक्टर्स के साथ भी, ठीक है। बाकी इनकी पेरिस में मौत हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर के कारण। चलो, जीन जेनेट है नेक्स्ट नेम, ज्यादा ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट हाँ काफी फेमस नेम है ये भी। तो देखो इनको ना, इनके एजुकेशन वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, चलो ये बीपिंग खत्म हो गई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन फ्रेंड्स। तो ये जीन जेनेट जो है एक क्रिमिनल टाइप के आदमी थे पहले। तो ये थीवरी एंड प्रोस्टिट्यूशन वगैरह में भी इन्वॉल्व थे, काफी बार जेल वगैरह जाना पड़ा इनको, ठीक है, काफी हद तक काफी समय जेल में बिताया। बट हाँ कुछ सपोर्टर्स थे लिटरेरी वर्ल्ड के, फिर जैसे तैसे इनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिलवाया 1948 में। प्रेसिडेंशियल पार्डन दिलवाने के बाद ये वापस लौटे, जब लौटे तो फिर अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया किस चीज में, पॉलिटिकल एक्टिविज्म को लेके, और लिखने को लेके सारा कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया। आर्ट एंड में इनका जो है रुचि जग गया। उसके बाद एक ब्लैक पैंथर पार्टी को सपोर्ट करते थे, जो कि एक कल्ट फिगर थे वहां पे। कहाँ पे बताओ। तो ब्लैक पैंथर ना एक पार्टी थी एक्चुअली फ्रेंड्स, ठीक है। ब्लैक पैंथर जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी मतलब छात्रों द्वारा खड़ी गई होती है ना, NSUI ABVP वगैरह ये सब, आयसा वगैरह, तो वैसे उनके वहां पे भी था ब्लैक पैंथर नाम से। तो वहां पे इन्होंने जो है इसको सपोर्ट करना थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था। थोड़े से पॉलिटिकल व्यूज थे इनके, पेरिस में की बात कर रहे हैं हम। और तो ये बात है। और इनका जो मेन फेमस वर्क आपको मिलेगा, जब ये जेल में ही थे तभी इन्होंने एक प्ले लिखा था। और वो जो प्ले था वो द मेड्स नाम से था, द मेड्स 1947 में ही लिखा था इन्होंने। ये दिख रहा है आपको 1947 में द मेड्स, ये वाला, ठीक है। तो ये लिखा था इन्होंने। एंड आफ्टर हिज रिलीज ही कंटिन्यूड राइटिंग ड्रामास, मेनी ऑफ व्हिच बिकेम मेजर प्रोडक्शंस। हिज मोस्ट प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल पीरियड एज अ प्लेराइट वाज द लेट 50s एंड 60s। Beginning in 1970, Janet lived in the Middle East among the members of the Palestinian Liberation Organization PLO। देखो ये ज्यादा कुछ खास नहीं, बट हाँ इनका याद रखना इतना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कि इन्होंने जो है द मेड्स नाम से एक नोवेल लिखी थी, किसने, जीन जेनेट ने, जो कि जेल वगैरह भी गए थे एंड एक क्रिमिनल टाइप के इंसान थे, ठीक है।
चलो इसके आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, यूजेने आइनेस्को की बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये जो आइनेस्को थे, मैं थोड़ा सा वर्क आगे पीछे देख रहा था कि कुछ लगता है मिस्टेक हो गई यहाँ पे बनाने में, बट स्टिल यस मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीजें यूजेने आइनेस्को के बारे में। ये पार्ट नीचे आना था, यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट। ओके, तो आइनेस्को की बात करें तो स्लैटिना रोमानिया 26 नवंबर 1909 यहाँ पैदा हुए। रोमानिया पता होगा आपको, एक जगह का नाम है, कंट्री का नाम है अब तो। हिज पेरेंट्स वर यूजिने लॉयर एंड मैरी थेरेसे। आइनेस्को इनके संतान थे ये, एंड ही बिकेम अ फ्रेंच सिटीजन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन पेरिस। तो लगभग लाइफ जिंदगी जो है पेरिस में बिताई। और ये पेंटर थे पेशे से, पेशे से मतलब वैसे पेंटर नहीं कहेंगे, मतलब पेंटिंग में काफी शौक था इनको। एंड अ प्ले राइट भी थे साथ ही साथ। ये नंबर ऑफ हिज प्लेस आर एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, और जो इन्होंने लिखा है वो थिएटर ऑफ एब्सर्ड से ही रिलेटेड है। इनके कुछ फेमस नेम याद कर लो, और एक दो तो आपने अपने ग्रेजुएशन टाइम पे भी पढ़ी होगी, जैसे राइनोसोरस पढ़ी होगी, नहीं तो द लेसन पढ़ा होगा, नहीं तो द बॉल्ड सोपार्नो पढ़ा होगा। द बॉल्ड सोपार्नो जो है वो 1950s में लिखा, 50 में लिखा गया था, द लेसन 51 में, एंड राइनोसोरस जो कि 1959 में। डीयू के सिलेबस में राइनोसोरस वाला पार्ट ही था। अभी देखो यहाँ पे ना पता नहीं क्या अजीब सी स्टोरी थी, बट यस आई हैव स्टडीड इट लाइन बाय लाइन द होल नोवेल। और वहां पे मेरे को पढ़ के ये लगा कि भैया क्या पागलपंती, एक आदमी गैंडा बन जाता है ना, पूरे शहर में घूम रहा है, अनाउंसिंग हो रही है उसकी। मतलब काफी बेतुकी सी नोवेल लगी थी, बट नाउ आई फील कि क्यों ऐसा लिखा गया था। वो जानबूझ के भी ऐसा ही लिखा गया था कि तुम देखो भी उसे, क्यों जानबूझ के ऐसा लिखा गया था, राइट। चलो देखो, कहना इनको कहना ये अच्छा नहीं लगता था कि ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड को, या फिर कह लो ये थिएटर ऑफ एब्सर्ड के एक, कह लो रिप्रेजेंटेटिव ऑथर कहलाए, इनको पसंद नहीं था। ये बेटर यूज करते थे थिएटर ऑफ डी रीजन। डी रीजन मतलब बेतुकी का थिएटर। थिएटर ऑफ एब्सर्ड ना बोल के ये थिएटर ऑफ डिरीजन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहते थे अपने लिए, ठीक है। बाय द वे, आइनेस्को की जो जिंदगी थी, उन्होंने अपने इसमें लाइफ में लिखा इन चीजों के बारे में। और डिरीजन का ये पर्पस ये बताते थे कि जनरली लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज इटसेल्फ इनफेक्टिव होती है इंडिविजुअल्स के बीच में एक, कह लो लिंक स्टैब्लिश करने में, और ये काफी हार्मफुल भी हो जाती है और डेंजरस भी हो जाती है कई बार, ठीक है। और एनएसको की जो है वर्क ने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी पकड़ी थी 50-60s के आसपास। और ड्रामा वगैरह से ही दूर हो गए, उसके बाद पेंटिंग वगैरह में ही फोकस किया इन्होंने ज्यादा। और 1994 में जो है इनकी मौत हो जाती है। 1994 यानी कि जन्म से, मतलब आप देखोगे मेरे जन्म से 5 साल पहले, मैं ये वाली बात कह रहा था आपको। चलिए, ये मैंने क्यों हाईलाइट कर दिया, ये हाईलाइट नहीं होना था। चलो नीचे आ जाते हैं। तो ये कुछ वर्क्स थे दोस्तों। और ओके, नो नो, नथिंग हैज बीन done wrong, but actually this part has been written twice this part has been written, okay, it's okay। चलो, तो थैंक यू फ्रेंड्स, सपोर्ट नॉलेज क्रिएशन, यही कुछ नेम थे आपको जो याद रखने हैं। कौन कौन सी, यूजेने आइनेस्को, सैमुअल बेकेट जो कि फेमस नेम है, जीन जेनेट याद कर लेना आप, और इनके द्वारा लिखी गई जो नॉवेल्स हैं वो याद कर लेना। और इसके अलावा जो एक एडवर्ड एल्बी है, और फर्स्ट नेम जो था आर्थर एडमो। ये कुछ नाम्स आपको याद होने चाहिए, नेम्स याद होने चाहिए, नाम्स कह रहा हूँ मैं ऐसे ही, मतलब क्या बोले हैं, हिंदी भी वैसे ही हो गई हम लोगों की। चलिए, नाउ यू विल हैव टू गो थ्रू दिस पीडीएफ वंस अगेन। आपको ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपने वेबसाइट पे www.literarymind.in पे। बाकी इन हैंडल्स पे प्लीज फॉलो कीजिए। प्लीज फॉलो कीजिए का मतलब है प्लीज इसलिए फॉलो कीजिए बिकॉज आई एम हियर फॉर अ नॉवल कोर्स, ठीक है। मैं आप लोगों को नॉलेज जो है देना चाहता हूँ, पर्सनली अपने अंदर से भी आता है कि नहीं, आई एम बिल्ड फॉर टीचिंग। तो पर्सनली मेरा यही उद्देश्य रहेगा जीवन का कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। इवन मैं एक सर्विस में भी अगर हूं तो भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता रहूं। तो इन मीडियाज पे फॉलो कीजिए, कहीं ना कहीं अगर मोटिवेशन मिले मेरे से तो लेते रहिए। आप लोग भी मोटिवेशन देते रहिए मुझे, बिकॉज आप लोग ही मेरे लिए मोटिवेशन हो। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। मैं मिलता रहूंगा आपसे, हर दिन ही मिलूंगा वैसे तो। और जिंदा रहे तो जरूर मिलूंगा, ठीक है। और मैं पेसिमिस्टिक नहीं हूँ इन ऑथर्स की तरह, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बिल्कुल ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से पक्का।
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, कोई भी थॉट है आपके माइंड में, आप बेझिझक जो है आप लिखिए कमेंट सेक्शन में। बड़ा भाई मानिए, टीचर मानिए, प्रोफेसर प्रोफेसर मतलब तो अभी नहीं, अभी हो सकता है कि दुआ दीजिए आप लोग पक्का प्रोफेसर बनेंगे, दुआ दीजिए आप लोग। तो दुआ कीजिए कि सही सलामत रहें हम सब, और पढ़ते रहें ऐसे ही, सीखते रहें आगे, ठीक है। तो हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग माय फ्रेंड्स, थैंक यू।